एक तरफ इंडी गठबंधन की सुई ईवीएम पर अटकी है, उधर बीजेपी ने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अपनी टीम भी बना दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। अब ये सोए रहेंगे, ईवीएम करेंगे और बाद में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएगा तो कहेंगे ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। दूसरा तैयारी शुरू कर चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, अश्वनी वैष्णव को सह प्रभारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को सह प्रभारी। धर्मेंद्र यादव की तस्वीर लग गई थी, वो गलत लग गई थी, उसके लिए माफी। झारखंड चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर भरोसा जताया गया है, उन्हें राज्य का प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी लोकसभा चुनाव में उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें 23 से घटकर 9 रह गई, जबकि इंडी गठबंधन ने 48 में से 31 सीटें जीती। महाराष्ट्र में यह बीजेपी के लिए बड़े झटके की तरह है। इस झटके को बीजेपी ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। इसलिए अगर आप देखें, महाराष्ट्र की कमान 2 बड़े नेता भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को दी गई। ये दोनों ही नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव को इससे पहले ओडिशा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। राजनाथ सिंह के साथ भूपेंद्र यादव ने ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के चयन में अहम भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र यादव को लगातार दूसरी बार कैबिनेट में मंत्री बनने का भी मौका मिला है। उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद बताया जाता है। इसी तरह अश्वनी वैष्णव को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में रिपीट किया है और इस बार उनका कद कैबिनेट में और बढ़ गया है। अश्वनी वैष्णव भी नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। उनका कद इस तरह से भी बढ़ा कि आप देखिए, उनको 3 मंत्रालय मिले हुए, आईटी मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री और आईएंडबी मिनिस्ट्री। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वहां बीजेपी की सीटें घटकर आधी हो गई। हरियाणा में बीजेपी 10 में से 5 सीटों पर हार गई। पिछली बार 10 में से 10 सीटें जीती थी। हरियाणा के नतीजे भी बीजेपी के लिए झटके की तरह है, लेकिन बीजेपी ने नतीजों की निराशा को पीछे छोड़कर हरियाणा में मजबूत प्लानिंग शुरू कर दी है। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर वहां भेजा गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। यूपी से बिहार तक उनके प्रभारी रहते हुए बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान के रणनीतिक कौशल को अहम माना गया। पिछड़े वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक और झारखंड राज्यों में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया था। इधर हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, उधर हार की वजह पर मंथन भी शुरू हो गया है। झारखंड की बात करें तो वहां अभी इंडी गठबंधन की सरकार है, उसे हटाना बीजेपी की प्राथमिकता है। वहां बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरे को उतारा है, साथ में फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। दोनों नेता बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। शिवराज सिंह के रहते हुए बीजेपी ने पहले दिसंबर में विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा चुनाव में सारी सीटें मध्य प्रदेश में जीती। इस बैक टू बैक जीत के साथ ही शिवराज सिंह का कद बीजेपी में और बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने इसलिए उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा एक साथ दिया। बीजेपी न सिर्फ आगे की प्लानिंग में जुट चुकी है, बल्कि खराब प्रदर्शन की वजहों पर भी तेजी से मंथन चल रहा है ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके। जैसे यूपी में हार के लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी तैयार कर ली। सूत्रों के हवाले से पहली रिपोर्ट में हार की जो वजह बताई गई, उसमें कहा गया है कि पहली वजह नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर उम्मीदवार खुद को जीता हुआ मान बैठे और ज्यादा अति उत्साही हो गए। दूसरी वजह 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर जनता में नाराजगी थी। कुछ सांसदों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। तीसरी वजह, राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी अनदेखी हुई। टिकट बदलते तो परिणाम बेहतर हो। चौथी वजह, इंडी गठबंधन के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव का बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई। पांचवी वजह, पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। यही वजह थी कि पूरे राज्य में मतदाताओं की वोट वाली पर्ची इस बार बहुत कम घरों तक पहुंची। बहुत लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि भाई वो जो हर बार बीजेपी के लोग पर्ची देके आ जाते थे कि भाई ये पर्ची है, जाइएगा वोट देने, वो इस बार आए ही नहीं लोग। छठी वजह, कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसद उम्मीदवारों से नहीं बनी, विधायकों ने सपोर्ट ढंग से नहीं किया। सातवीं वजह, बीजेपी के लाभार्थी वर्ग को कांग्रेस की तरफ से मिल रही 8,500 रुपए महीने की गारंटी ने आकर्षित किया। लाभार्थियों से सीधा संवाद न होना हार की वजह बना। आठवीं वजह, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी बड़ा मुद्दा रही।
निराश और उदासीन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया, लेकिन दूसरे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा। 9वीं वजह, पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं का नाम लेकर इंडी गठबंधन ने लोगों को भ्रमित किया और बीजेपी इसे ढंग से काउंटर नहीं कर पाई। 10वीं वजह, दलित वर्ग का वोट उस तरह से न मिलना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ जैसे पहले मिलता रहा। यह यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बनाई गई शुरुआती रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मंडल लेवल की पे तैयार हुई है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्ट को फिर क्लब करेंगे और फिर उसका निचोड़ निकाल कर बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि कहां कहां गलती है। यह बीजेपी इस लेवल पे काम कर रही है। वहां इंडी गठबंधन अभी भी ईवीएम पे रो रहा है। एक तरफ आने वाले इलेक्शन को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ चुनाव के बाद पहले संसद सत्र को लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। संसद सत्र को लेकर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी को दिया जा सकता है। स्पीकर के पद के लिए एनडीए और विपक्ष में आम सहमति बनाई जाएगी। आम सहमति के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। यानी स्पीकर की पोस्ट को लेकर इंडी गठबंधन को एक और जख्म मिलेगा, क्योंकि ये लोग सोचकर बैठे थे कि ये पिन मारेंगे कि अरे अपना स्पीकर नहीं बनाए तो मोदी तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे और यहां एनडीए में बवाल हो जाएगा। वो तो हो नहीं रहा। ये सोचे बैठे थे कि स्पीकर की पोस्ट के लिए एनडीए में टकराव होगा, स्पीकर बीजेपी का नहीं बनेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ इंडी गठबंधन की ख्वाहिशों का उल्टा चल रहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए जो नाम चल रहा है उनमें पहला नाम तो ओम बिड़ला का चल रहा है, जो पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर थे। ओम बिड़ला राजस्थान की कोटा सीट से फिर से जीते हैं और उन्हें पिछली बार विपक्ष के बड़े हंगामे के बीच लोकसभा चलाने का अच्छा अनुभव है। इसलिए अगर ओम बिड़ला का नाम फिर से लोकसभा स्पीकर के लिए आता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर के लिए दूसरा नाम बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का चल रहा है, जो 6 बार के वरिष्ठ सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर के लिए तीसरा नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष और सांसद डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली भी हैं और पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाने से टीडीपी के साथ तालमेल भी ठीक रहेगा। लोकसभा स्पीकर के लिए वैसे तो वोटिंग नहीं होती, आम सहमति से स्पीकर चुन लिया जाता है और आमतौर पर जो पार्टी सरकार में होती है या जिस गठबंधन की सरकार होती है उसी में से किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। वोटिंग की नौबत तब आती है जब विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेकिन यह होता नहीं है। स्पीकर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, जरा एक बार उसको समझिए। क्या है ना कि सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किया गया एक प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ ग्रहण करा देता है। उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होते हैं जिन्हें संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया गया, मतलब टेम्परेरी। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और वोटिंग कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। वो कहता है कि अब आप संभालिए, हो गया मेरा काम। संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनना होता है। अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। इंडी गठबंधन अब दबाव बना रहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, नहीं तो स्पीकर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। इंडी गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों को भी भड़का रहा है कि अगर सहयोगी दलों ने अपना स्पीकर नहीं बनाया तो बीजेपी दूसरी पार्टी